5 साल तक इनके उत्तर नहीं भूलने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो आपको कुछ धातुओं के नाम तो पता होंगे, जैसे कि बेटा हो आपका ये तांबा है, ठीक है, ये आपका सोना है, ठीक है, ये आपका जस्ता है, ये धातुएं हैं। तो इनके गुण आपको पता होना चाहिए, जब भी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है। तो देखो सोना है, इसके अपन जेवर बनाते हैं। तांबा है, तांबे के बर्तन चमकते हैं, बिल्कुल चमकते हैं, अच्छे से धो दीजिए चमक जाएंगे। सोने के जेवर बनते हैं। और जस्ता आपने देखा होगा, जो सेल होती हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है वो जस्ता होता है। इसी तरह आपने चांदी देखी होगी, चांदी का संकेत बताते हैं आपको। चांदी का संकेत है आपका Ag, आपको ध्यान रखना है। और प्लेटिनम, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेटिनम ये भी भयंकर चमकती है, प्लेटिनम। तो इनमें चमक पाई जाती है, इनमें चमक होती है, इनका गुण है चमक, लेकिन लिखा है चमकहीनता। तो धातुओं द्वारा चमकहीनता प्रदर्शित नहीं होती है, इसलिए आपका उत्तर हो गया चमकहीनता। इसके अलावा देखो विद्युत संचलन, तांबे के तार बनाए जाते हैं, धातुओं का यह गुण है। ध्वनिक प्रकृति, इनको जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ निकलती, आवाज़ आती है, जैसे स्कूल की घंटी, तो ध्वनिक प्रकृति तो होती है। तन्यता, जब इनको हम खींचते हैं तो तार बन जाता है इनका, तांबे के तार बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, बच्चों नहीं जानते हो। इसके अलावा एक और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो सोना होता है, अगर 1 ग्राम सोना आपके पास है तो इसको खींचते जाओ तो पता है आपको 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। किससे? सोने से। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। तो सर्वाधिक तन्यता किस में होती है? सोने में होती है, Au में होती है। इसे अपन बोलते हैं गोल्ड, Au। और ये जस्ता है, ये क्रियाशील धातु है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है? घर के बर्तन होते हैं आपके, आपने देखा होगा तवे पर रोटी बनती है। जो तवा होता है वो किसका होता है? तवा जो होता है वो आपका Fe का होता है, माने लोहे का होता है। रोटी आप जानते हैं, जो आटा है उसमें पानी होता है। अगर वह ठंडे और गर्म जल से क्रिया करता, लोहा तवा क्रिया करता, तो रोटी जहरीली हो जाती, लेकिन नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जो Fe है वो ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ, भाप से क्रिया कर लेती है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपन सही कर देंगे, भाप से क्रिया कर लेती है। इसके अलावा यहाँ से और प्रश्न भी बन जाते हैं, जैसे कि सोडियम को मिट्टी के तिल में क्यों रखते हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो सोडियम है वो अति क्रियाशील धातु है। अगर इसको अपन पानी में फेंक देते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और सोडियम ऐसी धातु है कि इसको अपन चाकू से काट सकते हैं, बहुत मुलायम है सोडियम। ये भी प्रश्न बन जाता है परीक्षा में। दूसरी बात, कैल्शियम देख लो, Ca देख लो, ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि पानी में मिलाने से घुल जाती है, विलय हो जाती है, तो आपकी कैल्शियम है। मैग्नीशियम, ये भी पानी से क्रिया कर लेती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। लेकिन जो है सामान्यता देखा जाए तो Fe धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? तो इसका उत्तर आप वैसे ही सोच सकते हो, उत्तर आपको मिल जाएगा इसका। तो बहुत सारी धातुएं जो हैं वो अयस्क के रूप में मिलती हैं, अशुद्धि के रूप में मिलती हैं, उनको शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन जो देखो आपका सोना है, इसलिए तो ये महंगा है, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। इसके अलावा प्लेटिनम भी होता है, ये भी स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। ये भी आप परीक्षाओं तक ध्यान रखें, परीक्षा में पूछ लेते हैं। अगर Au नहीं आएगा तो Pt देंगे, Pt मतलब प्लेटिनम देंगे। और आप जानते हो सोने से महंगी अंगूठी प्लेटिनम की होती है, Pt की होती है, ये आप ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी चमकती है प्लेटिनम। तो उत्तर
आप समझ गए। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? तो आपका उत्तर है सोना, Au। अब है स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ मिला होता है। आयरन माने लोहा, माने Fe। तो देखो घर के जितने भी बर्तन हैं लगभग सभी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो वो बनता कैसे वो देख लो। तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, लोहा लेते हैं माने आयरन लेते हैं, फिर इसमें क्रोमियम मिलाते हैं और फिर इसमें निकल मिलाते हैं, फिर इसमें निकल मिलाते हैं और बन जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। अब आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ और क्या मिला होता है? तो देखो निकल भी मिला होता है, क्रोमियम भी मिला होता है। ये आपका उत्तर आ गया है। और परीक्षा में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से और बनता है, वो देख लो। पूछा जाता है कि स्टील किससे बनता है? स्टील किससे बनता है? तो प्यारे बच्चों जो स्टील है आपका लोहा और कार्बन से बनता है। कार्बन क्या होती है? एक अधातु होती है। कार्बन एक अधातु होती है। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में बन जाता है। अब है सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती हैं। तो देखो यहाँ आपकी धातु होती हैं बाएं तरफ आवर्त सारणी में और दाएं तरफ होती हैं आपकी अधातु। तो सामान्यतः देखा जाए तो इनमें चमक नहीं होती, अधातुओं में चमक नहीं होती है, इनमें चमक होती है। लेकिन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, वो है बेटा आयोडीन। ध्यान रखना, आयोडीन में चमक होती है। इसी तरह एक प्रश्न और आता है कि बताओ अधातुएं और धातुएं कुचालक कौन होती हैं? तो बेटा वो धातुएं होती हैं सुचालक, अधातुएं होती हैं कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक होती है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखो। सभी अधातुओं में से एक अधातु होती है ग्रेफाइट जो कि विद्युत की सुचालक होती है। इसी तरह यहाँ एक प्रश्न बन गया आपका कि अधातुएं होती हैं वो चमकहीन होती हैं, लेकिन आयोडीन में चमक पाई जाती है। तो बेटा एक आध दो अपवाद होते हैं आपकी क्लास में, सभी बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, एक आध खराब भी होता है। तो आपका सही उत्तर है आयोडीन, इसमें चमक पाई जाती है। इसके अलावा यह अधातु भी है। अब है यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो बेटा हो पहले तो आपको उभयधर्मी का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि आपने हिंदी में उभय अलंकार पढ़ा होगा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो देखो उभयालंकार वह होते हैं जिसमें शब्द से भी चमत्कार उत्पन्न हो और अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न हो। इसी तरह बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्ल से भी क्रिया कर लेती हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। आपको ध्यान रखना है, बस 2 का ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका एल्यूमिनियम। तो एक क्या करती है, ए बना लेती है Al2O3। ए अम्ल से भी क्रिया कर लेता है, क्षार से भी क्रिया कर लेता है। इसके अलावा बेटा एक परीक्षा में और पूछा जाता है जिंक का ZnO, यह भी बेटा उभयधर्मी होता है। बस 2 ही पूछे जाते हैं परीक्षा में एक लिखा आएगा जिसे आपको याद करना है, उभयधर्मी होते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें मरकरी पारा एक अवयव की तरह होता है? तो बेटा हो जब आप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो संकेत आपको पता होना चाहिए। तो जो मरकरी है, पारा है, एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और इसका संकेत होता है आपका Hg। तो आप जो पहले के थर्मामीटर होते थे, जब आपको बुखार होता था तो जो कांच के आते थे तो उनमें यही भरा रहता था Hg मरकरी। लेकिन अब क्या है, डिजिटल आने लगे, दूर से ही चेक हो जाता है। आपने देखा होगा आपके स्कूलों में रखा होता है, वो मशीन होती है, ठीक है, तो उससे अपन तापक्रम नाप लेते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि किसमें मरकरी माना पारा एक अवयव की तरह होता है, मतलब किसमें पारा मिला रहता है और मिश्र धातु बन जाती है। तो मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं
के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं। समझ गया बात। तो जो स्टेनलेस स्टील है बच्चों, ये आपका देखो लोहा, क्रोमियम और निकल से बना होता है बेटा, ठीक है। पीतल जो है बेटा आपका कॉपर और जस्ता से बना होता है। सोल्डर जो है आपका क्लियर हमें पता नहीं है किससे बना होता है, आपको बाद में बता देंगे हम। शायद इसमें कॉपर तो होता है। अब जिंक अमलगम, तो बेटा हो जब कभी ध्यान रखना बेटा, जब कभी मरकरी में किसी धातु का मिश्रण करते हैं तो वो अमलगम बन जाती है, पारे के नाम से उसका नाम हो जाता है। हमने इसमें मिला दिया जिंक, Zn+Hg, यही है अमलगम, यही है अमलगम। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि अमलगम क्या होता है, तो आपको लिखना होता है जब किसी धातु को मरकरी में मिलाया जाता है तो बनने वाली मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अमलगम कैसे बनता है? जिसमें मरकरी या पारा मिला हो, वो आपको याद रखना है। अब सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। देखो बेटा आ गई वही बात कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ग्रेफाइट। और जानते हैं यह कार्बन का पररूप है। कार्बन का पररूप पूछे जाते हैं। हीरा कार्बन का पररूप होता है, फुलेरिन भी कार्बन का पररूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का पररूप होता है, ये पूछा जाता है। आशा करते हैं यह उत्तर तो आपको समझ में आ गया है। हमने आपको बेटा पहले ही बताया था कि मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं, और आपने सुना भी था दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। यही आपसे पूछा है, ये पूछा है आपसे निम्न में कौन मिश्र धातु में एक अधातु अवयव है? एक अधातु अवयव है। तो बेटा हो आपको ध्यान रखना है, अधातुओं में अपन को ध्यान रखना है कार्बन का। कार्बन होती है अधातु, आयोडीन होती है अधातु, ये ध्यान रखना। तो कार्बन क्या है? अधातु है। समझ गया बात। अब उत्तर देखते हैं। तो पीतल देखो, पीतल जो है देखो अपना तांबा और जस्ता से बना होता है, ठीक है। तो यही भी धातु है, यही भी धातु है। समझ गया बात। लेकिन पूछा है आपसे अधातु, अधातु अवयव होता है कॉपर, ये आपका धातु है। अमलगम देखो, तो अमलगम आप सभी जानते हैं जस्ता और मरकरी से बना होता है। स्टील देखो बेटा, वो हमने आपको पहले बताया था कि स्टील जो है आपका Fe और C से माने लोहा से और कार्बन से मिलकर के बना होता है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक अधातु है। आपसे पूछा भी है कि अधातु अवयव है, किस में है? स्टील में है, क्योंकि स्टील में अधातु कार्बन मिला होता है और बाकी में धातु मिली है। अब है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात, किसी को आप पीटेंगे, धोखा देंगे तो वो क्या है? आघात करेंगे आप। इसी तरह इनमें से किस धातु पर आप अधिक से अधिक आघात करेंगे तो तनती जाएगी, तनती जाएगी। सबसे अधिक तनने वाली धातु कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तन्यता की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? सोना में होती है। सोने का संकेत क्या है? Au है। किसका गलनांक कम होता है? तो देखो हमने आपकी गद्दी में, एक गद्दी में हमने आपके घी रख दिया, एक में डालडा रख दिया, तो सबसे पहले कौन गल जाएगा? घी गल जाएगा। तो घी का गलनांक कैसा हुआ? कम होगा। इसी तरह यहाँ जो आपके सामने लिखे हुए हैं गैलियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, एक बात बताओ, लोहा क्या गद्दी में लेने से गल जाता है? नहीं गलता ना। सोना, सोने के तो जेवर होते हैं, वो अगर वो गलने लगते तो आप जेवर पहन के गए, शादी में पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में
सफाई हुई उनकी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह मैग्नीशियम, तो ये भी गद्दी में लेने से गलता नहीं है, ठोस होता है मैग्नीशियम। और अब हम देखते हैं गैलियम। तो जो गैलियम होता है उसको हम गद्दी में लेने से वो गल जाता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, तुरंत ही पिघल जाता है। और इसका जो संकेत है आपको याद होना चाहिए, इसको हम बता देते हैं क्या है इसका संकेत। इसका संकेत है आपका Ga, गैलियम का संकेत है Ga। अब थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो देखो, थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाने में पारा मरकरी प्रयोग की जाती है, लेकिन बच्चों जब आपको पहले बुखार होता था तो पहले कांच की छड़ होती थी, उसमें पारा भरा रहता था, ठीक है। तो अब वो क्या है, सरकार ने बंद कर दिया है। अब जो तापक्रम नापने वाले थर्मामीटर आते हैं वो डिजिटल होते हैं। अभी आप अपने स्कूल में देख भी रहे होंगे, दूर से ही तापक्रम आपका चेक हो जाता है। तो हाँ, अब आप प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ का क्वथनांक नापना चाहते हैं तो उसमें पारा भरा रहता है, ठीक है। तो थर्मामीटर या बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? पारा मरकरी, और इसका संकेत होता है Hg। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। सबसे अधिक तन्यता किस में होती है? सोने में होती है, ये भी पूछ सकते हैं। अब है विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो आपने डोरी देखी होंगी, डोरी केबल देखी होती है, तो केबल जो होती है उसके ऊपर जो आवरण होता है वो पीवीसी से बना होता है, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये क्या है? ये बहुत अच्छा पदार्थ है, ये जल्दी से क्या है, खराब नहीं होता है, और ये अचालक होता है, आपको करंट से बचाता है, नहीं तो करंट लग जाएगा अपन को। तो जो आपके घर में डोरियां होती हैं, केबल होती है, उनके ऊपर जो परत रहती है प्लास्टिक वाली, वो किससे बनी होती है? वो पीवीसी से बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। बहुत सिंपल प्रश्न है। निम्न में कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा यह भी प्रश्न आ जाता है कि बताओ मरकरी मतलब Hg कैसी अवस्था में रहती है? तो वो भी द्रव अवस्था में रहती है, आपने थर्मामीटर में देखा ही है। तो ब्रोमीन और जो मरकरी है वो सामान्यतः द्रव अवस्था में होती हैं। अब है निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन में से अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी? मतलब इसमें से एक धातु का विलयन है, जैसे कि इसका उत्तर तो है देखो Ag है। अब सही क्यों है वो देखो। तो एक सिद्धांत है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, हटा देती है। अगर हम AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में बाकी की 3 धातुएं मिला देते हैं तो नाइट्रेट को वो अलग कर देती है और Ag को अलग कर देती है, मतलब Ag को विलयन से हटा देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे कि अगर आप कहीं शादी में गए और आप कुर्सी पर बैठे हैं, अब कोई आकर कहता है Ag आपके पापा बुला रहे हैं, Ag आपकी मम्मी बुला रही हैं, तो अगर आप चालाक नहीं हैं, क्रियाशील नहीं हैं, तो आपने समझा कि हमारे पापा बुला रहे हैं, और आप जैसे ही कुर्सी से उठ जाते हैं वो दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, माने उसने आपको हटा दिया, उसने आपको विस्थापित कर दिया। किसने? अधिक क्रियाशील धातु ने। और यही सिद्धांत होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर समझना है, और आशा करते हैं आपको इसका उत्तर समझ में आ गया है। अब है धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो देखो बच्चों, आपने कई बार सुना होगा NaOH, कई बार,
इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा होता है, एक कैसा होता है, ये क्षारकीय होता है, ये क्षारकीय होता है। तो जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए अधातु की प्रकृति कैसे होती है, तो आप लिख देना अम्लीय होती है। आपका यह प्रश्न भी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। पीतल एक मिश्र धातु है। तो देखो आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे, किससे बने होते हैं, वो तांबा से और जस्ता से बने होते हैं। तांबा और जस्ता को पिघला देते हैं तो पीतल बन जाता है। तो तांबा का संकेत आपको पता होना चाहिए Cu, और जस्ते का Zn होता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है Cu एवं Zn की मिश्र धातु है। अब आपका प्रश्न है किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु है। तो देखो बच्चों, उत्कृष्ट का मतलब है अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे आपके स्कूल भी होते हैं, होते कि नहीं होते, एक्सीलेंस स्कूल होते हैं आपके, तो उन्हें हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट। तो इसी तरह धातु भी होती हैं, तो जो ये अक्रियाशील होती हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं फालतू में, अक्रियाशील। अब है सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आप सभी जानते हैं। आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। उत्तर तो ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन रटना नहीं है। तो देखो आपके पास कोई धातु है, माना कि देखो एक धातु हम देख लेते हैं अपन। आपके पास जैसे कि क्या है, आपके पास जस्ता है, आपके पास जस्ता है। इसको अपन तनु अम्ल में मिलाते हैं, माने HCl में मिलाते हैं, तो क्या होगा, जस्ता जो है देखो Cl से क्रिया कर लेगा और बन जाता है आपका ZnCl2, और H बची आपकी, तो ये हाइड्रोजन के रूप में अलग हो जाती है। तो क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। यही उत्तर है आपका। एक और उदाहरण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता रहता है। आपके पास जस्ता है और देखो इसको अपन ने मिलाया सल्फ्यूरिक अम्ल में, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है। तो देखो क्या है, आपका बन जाएगा देखो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और बची आपकी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन आपकी अलग हो जाती है। और पहला वाला समीकरण है Cl2, इसको बैलेंस करना होगा, तो देखो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा आपका। संतुलित करना जरूरी रहता है। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है आपका सोडियम। तो सोडियम इतनी मुलायम धातु होती है कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं। और बाकी की आपको दिख ही रहे हैं, सोना है, काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। कैल्शियम काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, ये तो पत्थर होता है। फिर आपका लोहा को काट सकते हो, नहीं काट सकते। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है आपका सोडियम। और दिखने में कैसा लगता है, बर्फी जैसा लगता है, पता चले आप काट ले जाओ, कोई खा जाए, ध्यान रखना। अब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती, मतलब बनाती। यह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व हो सकता है, उसका नाम बताना अपन को। तो देखो जो कैल्शियम है आपका Ca है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। इसे कहते हैं कलई। कलई आप जानते होंगे, दीपावली में दीवारों पर अपन पोतते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको देखो बच्चों, अगर अपन पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है आपका CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसे ही कहते हैं अपन बुझा हुआ चूना। और CaO आपका चूना का सूत्र है, मतलब कलाई का सूत्र है। तो CaOH2 है, ये पानी में विलय हो जाता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाता है कैल्शियम, Ca। अब बहुत ही सिंपल प्रश्न है,
मिश्र धातु होती है। तो इसकी परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। या ऐसा लिखा है मिश्रातु किसे कहते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो परिभाषा में क्या शब्द आया? समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाता है 3 वाला। अब है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो आपने सेलें देखी होंगी, रेडियो में सेल देखी होगी, टार्च में देखी होगी। तो उनमें सेल में आप देखना ऋण लिखा रहता है, धन लिखा रहता है, और एक तरफ लिखा रहता है ऋण। तो धन लिखा रहता है वो होता है आपका कैथोड, वो होता है आपका कैथोड, और ऋण जो है वो होता है आपका एनोड। ये आपको ध्यान रखना है।